हेलो मित्रों, वेलकम बैक। आप सभी का पुनः एक बार फिर स्वागत है। चलिए तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और इससे कि जो पहले वाली वीडियो है वो आपने देख ही ली होंगी। हमने जो केंद्र राज्य संबंधों पर जो बाकी बचे हुए जो प्रश्न थे वो देख लिए थे। और उसमें हमने क्या देखा था, चलिए मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, हमने उसमें 51 तक क्वेश्चन देखे थे। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। ठीक है, अब हम आज आपातकाल से संबंधित पहले हम नोट्स देखेंगे, उसके बाद जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें देखें। तो मेनली जो आपातकालीन जो उपबंध है वो किसी भी संविधान में, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो इंग्लैंड हो, क्यों रखे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी आपात स्थिति आ जाती है, उस समय जो सामान्य जो प्रावधान है वो काम नहीं कर पाते, इसलिए आपातकालीन प्रावधान रखे गए हैं। जैसे कभी युद्ध की स्थिति हो, या फिर देश के अंदर अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या फिर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए, तो ऐसे 3 कारण बताए गए हैं भारतीय संविधान में आपातकाल के लिए। जैसे अगर आपने सुना हो तो 1962 में जब चाइना ने इंडिया पर जो बाहरी आक्रमण किया था, तो उसे हम बाह्य आक्रमण के रूप में रख सकते हैं। जैसे सशस्त्र विद्रोह, तो जब 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था, इससे पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह क्या होता है कि कभी सरकार के विरुद्ध कोई विद्रोह उत्पन्न हो जाता, तो उस समय भी ऐसे प्रावधानों की जरूरत होती है। एक तीसरा जो प्रावधान है वो यह है कि कभी कभी जो राज्यों का जो प्रशासन है वो सामान्य तरीके से जो चलता है नहीं चल पा रहा है, या फिर वहां पर जब कोई इलेक्शन हुआ तो उस समय कोई भी जो दल है वो बहुमत में नहीं है और वो सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, तो उस समय एक राष्ट्रपति शासन की भी हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 356 के तहत। इस तरीके से अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की बात करी गई। अब आपसे एक प्रश्न है कि आप कमेंट करके बताइए कि वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान में कितनी बार लग चुका है। ठीक है, तो अब हमने बैकग्राउंड देख लिया है। अब हम इससे संबंधित जो नोट्स हैं उन्हें देखते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित उपबंध निहित है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि भाग 18 में आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग दिए गए, और जो भाग 18 है वो आपातकाल से संबंधित है। ये आपातकालीन जो उपबंध है वो केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम बनाते हैं। देखिए, असामान्य, एक इसमें शब्द दिया हुआ है असामान्य। असामान्य का मतलब होता है जब नॉर्मल कंडीशन की बजाय जब कोई ऐसी कंडीशन होती है यहाँ पर विशेष हमें उपाय करने होते हैं, इसलिए। तो भारतीय संविधान में 3 स्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई। तो प्रश्न अगर आपसे वो बनता है कि भारतीय संविधान में कितनी तरीके के आपातकाल की चर्चा की गई है, तो भारतीय संविधान में 3 तरीके के आपातकाल की चर्चा की गई। अब हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में ऐसे 3 कौन से आपातकाल हैं। तो सबसे जो पहला आपातकाल लगाया जाता है वो युद्ध या बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण, जैसे हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। और उसके 3 तरीके हैं। या तो इंडिया का किसी से युद्ध हो जाए, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में हुआ था, 1965 में भी हुआ था, 1971 में बांग्लादेश को लेकर हुआ था, तो वो युद्ध है। दूसरा है बाह्य आक्रमण। तो मैंने आपको बताई दिया कि 1962 में जब चाइना ने इंडिया पर आक्रमण किया था, तो उस समय भी हमने आपातकाल लगाया था। एक तीसरा है, पहले इस जो सशस्त्र विद्रोह शब्द है
उसकी जगह पहले आंतरिक विद्रोह शब्द रखा गया था मूल संविधान में, बट अब हमने उसमें परिवर्तन करते हुए सशस्त्र विद्रोह कर दिया है। तो ये तो हो गई अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। अब इसके बाद दूसरा है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अच्छा, संवैधानिक तंत्र की विफलता क्या है? तो मान के चलिए जो राज्य का प्रशासन है वो, या राज्य का जो शासन है उसका संचालन संविधान के अनुरूप नहीं हो रहा है और सरकार भ्रष्टाचार ऐसे कार्य कर रही है जहां जनता परेशान है, तो फिर इस समय में, और मैंने आपको एक कारण बता ही दिया कि अगर कोई जैसे नया इलेक्शन हुआ उस समय किसी भी दल के पास इतना बहुमत नहीं है कि वो सरकार बना सके, तो उस समय भी फिर हमें कुछ समय के लिए, जब तक वो दूसरी जो चुनाव नहीं हो जाता उस समय के लिए, फिर हमें वहां पर जो राष्ट्रपति शासन दिया है अनुच्छेद 356 के तहत उसे हम लागू कर सकते हैं। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल, इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 360 में किया गया है। वित्तीय आपातकाल मेनली तब लगाया जाता है जब भारत की जो वित्तीय व्यवस्था है अगर उस पर कुछ संकट उत्पन्न होता है। जैसे अगर आपने सुना हो तो 1990 और 91 के समय भारत पर वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ था, बट हमने उस समय भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया था और हमने एलपीजी की नीतियों के माध्यम से इससे उबरने का प्रयास किया, जैसे हम निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण की नीति कहते हैं। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में 3 तरीके के आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 352 के तहत लगता है, सभी जो राज्य हैं वो केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि जब जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस समय जो केंद्र है वो राज्यों को कोई भी आदेश दे सकता है, और जो राज्यों की, हमने पहले पढ़ा था कि भारत की जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसमें 3 तरीके की सूची है, एक राज्य सूची, एक संघ सूची और एक समवर्ती सूची। तो जब आपातकाल लगा होता है तो जो केंद्र है वो राज्य सूची पर भी विधियों का निर्माण कर सकता है, और इसके लिए एक अनुच्छेद था, अनुच्छेद 200 कितना था बताइए, 50 के 51। अनुच्छेद जो 352 के तहत भारत का जो राष्ट्रपति है, तो जो आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति। युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उसका सन्निकट होने पर, यानी अगर वो, देखिए एक तो कारण है कि अगर होता है या फिर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि आगे होने वाला है सन्निकट, यानी निकट, अगर निकट समय में होने वाला है, तो उस आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है या फिर राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 352(3) के तहत राष्ट्रपति ऐसी जो उद्घोषणा है उस संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त होने पर ही कर सकता है। मतलब क्या होता था कि जब जो 1975 में आंतरिक आधारों पर जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तो उस समय देखा गया था कि जो आपातकाल था उसका बहुत मिसयूज हुआ था। तो जब 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था तो उसमें एक चीज मेंशन कर दी कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो उसमें पूरे मंत्रिमंडल की सिफारिश चाहिए, यानी वो भी कैसी, तो लिखित सिफारिश चाहिए, तभी आपातकाल आरोपित किया जा सकता है। ये पहले मूल संविधान में प्रावधान नहीं था। आपातकाल की उद्घोषणा का जो अनुमोदन है उस संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत, इसका मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के न्यूनतम 2/3 बहुमत से 1 माह के भीतर होना आवश्यक है। इसका मतलब है कि जैसे आज मंत्रिमंडल ने लिखित सिफारिश राष्ट्रपति को दी, राष्ट्रपति ने उसे लागू कर दिया, बट लागू करने के 1 महीने के अंदर, कितना, तो 1 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा उससे विशेष बहुमत का मतलब है कि सदन की कुल सदस्य संख्या और
उसका बहुमत तथा उपस्थित और मत करने वालों का न्यूनतम 2/3, जो हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो और इसकी कब है, तो 1 माह के भीतर। इसमें एक चीज और है कि मान के चलिए इसी समय लोकसभा का विघटित है, यानी उसका निर्वाचन होना है, तो राज्यसभा को 1 महीने के भीतर करना होता है। और जब नई लोकसभा का गठन होता है तो उसे भी 1 महीने के भीतर, जब भी गठित गठित होगी तो उसे 1 महीने के भीतर ये अनुमोदन देना होगा विशेष रूप से। ठीक है, देखिए इसमें दिया भी है कि लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की जो उद्घोषणा लोकसभा का पुनर्गठन, यानी जो नई लोकसभा गठित होकर आएगी उसे भी पहली बैठक से वही 1 महीने के भीतर, यानी 30 दिनों के भीतर, यानी इसमें 30 दिन दिए, तो 30 दिनों के भीतर ये उसको अनुमोदित करना होगा। यदि इस दौरान राज्यसभा द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया, यानी राज्यसभा को तो अनुमोदन करना ही होगा क्योंकि राज्यसभा विघटित कभी होती नहीं है। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल यदि बीच में से वापस नहीं लिया जाता है तो 6 माह तक जारी रहेगा। इसका मतलब है कि जब 1 महीने के भीतर ये दोनों सदन अनुमोदित करते हैं तो अगले 6 महीने तक आपातकाल जारी रहेगा। अगर इसे 6 महीने से और आगे बढ़ाना है तो प्रत्येक 6 महीने में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से आगे जारी भी रखा जा सकता है। मतलब अगर आपको, देखिए ये जो प्रावधान इस वजह से करे गए हैं कि इसका दुरुपयोग ना हो। अगर 6 महीने के बाद अगर लगता है कि ऐसी कंडीशन है कि अभी आपातकाल और आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो फिर हमें दोबारा विशेष बहुमत से अनुमोदन की जरूरत होगी। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 352(7) के तहत आपातकाल की उद्घोषणा किसी भी समय लोकसभा द्वारा उसके अनुमोदन का संकल्प सामान्य बहुमत से पारित होने पर राष्ट्रपति द्वारा वापस ली जा सकती है। इसका मतलब ये है कि जब ये राष्ट्रपति चाहे तो उसे फिर वापस ले सकता है कभी भी। बट अगर जो लोकसभा है और उसके 1/10 मेंबर हैं, जैसे 50 होते हैं, अगर वो सामान्य बहुमत से, जनरल बहुमत से जो लोकसभा है वो अगर संकल्प पारित कर देती है, किस लिए कि जो राष्ट्रपति शासन है वो वापस लेना है, तो वहां पे विशेष बहुमत था अनुमोदन के समय और वापस में सामान्य बहुमत, तो फिर जो राष्ट्रपति, इसको कंपलसरी है कि राष्ट्रपति को वापस लेना होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो वापस लेने में राज्यसभा को कोई रोल नहीं होता, केवल लोकसभा का रोल होता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को अनुच्छेद 250, जो मैंने आपसे पूछा था ना बाल प्रश्न कि कौन सा अनुच्छेद है वो जिसके तहत वो राज्य सूची में बढ़े तो विषयों पर भी कानून बना सकते, तो अनुच्छेद 285 है। ठीक है, के तहत राज्य सूची में बड़े विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अनुच्छेद 353 के अनुसार आपातकाल की घोषणा जब प्रवर्तन में यानी लागू होती है तो उस समय जो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यों को नीतीश यानी आदेश देने तक हो जाता है कि वह राज्य की जो अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करें तथा किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद किसी भी विषय उसके संघ सूची में न होने पर भी ऐसी विधियां बना सकेगी। ठीक है, इसका मतलब सीधा सिंपल ये है कि जो राज्य की सूची है उस पर केंद्र भी विधि का निर्माण कर सकता है जो उस समय के संबंध में संघ या उसके अधिकारियों या प्राधिकारियों को शक्तियां प्रदान करे या उन पर कर्तव्य अधिरोपित करे। ठीक है, आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची पर, राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर जो विधि बनाई जाती है आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक ही प्रभावी रहेगी। यानी जब आपातकाल के अंतर्गत अगर संसद ने कोई विधि बनाई है तो आपातकाल जो खत्म होता है उसके 6 महीने तक प्रभावी रहेगी। ठीक है, तो ये आपको डेट जरूर ध्यान रखनी है, कभी भी 1 साल दे देता है तो 6 माह तक। ठीक है, कितना, तो 6 माह तक प्रभावी रहेगी।
आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब कि राज्य की अगर विधानसभा नहीं चल रही हो तो फिर जो राज्य सूची पर अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अध्यादेश हमने पढ़ लिया कि अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश वो मतलब होता है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा है या फिर दोनों में से किसी एक का सत्र मतलब एक विघटित है तो उस समय अगर कोई इमरजेंसी होती है उसमें अध्यादेश जारी करके कोई कानून बना सकते हैं, उसे बाद में संसद से पारित करवा लिया जाता है। अनुच्छेद 354 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो रेवेन्यू का बंटवारा होता है, जो वित्त आयोग की सिफारिश पर, उसमें भी परिवर्तन कर सकता है यानी संशोधित कर सकता है। ठीक है, मेनली आप इस पर इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो आपातकाल होता है उसमें पूरी शक्ति केंद्र के अंडर आ जाती है, इसलिए आपातकाल नॉर्मली नहीं होता है। और इसी तरीके से जो 1975 का आपातकाल लगा था उसकी आलोचना करी जाती है। अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष, मेनली कितना होता है 5 वर्ष होता है, बट संसद विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष से अनधिक मतलब बस एक बार में 1 वर्ष कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद यह विस्तार 6 माह से ज्यादा नहीं हो सकता। तो क्या इसमें इसमें है कि जब आपातकाल लगा होता है तो संसद का और विधानसभाओं का कार्यकाल 1 वर्ष में एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, जो बढ़ाया भी गया था। जो 5वीं लोकसभा थी, जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था 1975, तो उसमें 6 साल भी किया था कार्यकाल। ठीक है, बट 6 माह से ज्यादा नहीं होगा कब आपातकाल की समाप्ति के बाद। अनुच्छेद 172(1) के या परंतु के अनुसार संसद आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर राज्य विधानसभा की अवधि भी इसी प्रकार बढ़ा सकती है। मतलब दोनों का मैंने आपको बताई दिया कि राज्य विधानसभा और संसद। ठीक है, अब आते हैं संविधान का अनुच्छेद 358 और 359। तो राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करता है। तो मेनली जो अनुच्छेद 358 है और जो 359 है उसमें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख किया गया है। तो इसमें ये बताया गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो उस समय जो व्यक्तियों के मूल अधिकार होते हैं उनमें कटौती की जा सकती है। जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के 6 मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अब समझिए क्या है। तो जब आपातकाल देखिए मैंने आपको बताया कि आपातकाल 3 तरीके से लगता है, बट जब युद्ध के आधार पर और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है तब 358 प्रावधान करता है कि अनुच्छेद जो 19 में 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता दी गई, 6 जो मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं और उसके लिए अलग से आदेश की जरूरत नहीं पड़ती। यानी जैसे आपातकाल लगा अनुच्छेद 19 में हो गया 2 कारण, बाह्य या युद्ध के आधार पर, अनुच्छेद 358 के तहत। ठीक है, अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 359। इसके तहत जो अन्य मूल अधिकार है, तो हमने एक चीज तो जो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 है उन्हें कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, चाहे वो बाह्य आधार पर लगे चाहे वो आंतरिक आपात। इसके लिए हमने प्रावधान किया था 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो जो अनुच्छेद 20 है वो जीवन के अधिकार की बात करता है कि नहीं तो जो अपराधों में
दूरदृष्टि की बात करता है। जब अपराध किसी व्यक्ति ने किया है तो उस समय उसके लिए क्या क्या प्रावधान होंगे। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की बात करता है, तो इन्हें कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। कि निलंबन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद जो 359 है वो अनुच्छेद 19 से इतर जो संविधान के अनुच्छेद है या मूल अधिकारों के जो अनुच्छेद है उनकी बात करता है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। मतलब राष्ट्रपति अपनी जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहा है उसमें स्पष्ट क्लियरली लिख देगा कि हमने कौन कौन से अनुच्छेद निलंबित करे। अपवाद है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, और जो निलंबित होते हैं वो अनुच्छेद 359 के तहत होते हैं। ठीक है। अनुच्छेद जो 352 है उसके तहत आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है, तो भारत में 3 बार अब तक आपातकाल की घोषणा की जा सकी हो चुकी है। सबसे पहले जो आपातकाल लगा था वो 1962 में लगा था। हमने देखा था कि जब चाइना ने बाह्य आक्रमण किया था तो उस समय हमने 1962 में आपातकाल लगाया था। इसके बाद जब 1971 में भारत और पाकिस्तान जब यानी बांग्लादेश के समय युद्ध हुआ था तो उस समय हमने आपातकाल की घोषणा करी थी। और तीसरा इंदिरा गांधी जी ने 1975 में आपातकाल लगाया है। तो मेनली भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है। एक तो 1962 में, दूसरा 1971 में और तीसरा 1975 में अनुच्छेद 352 के तहत। तो ये रही राष्ट्रीय आपातकाल की बात। अब हम देखते हैं जो दूसरा आपातकाल है अनुच्छेद 356 के अनुसार। तो 356 में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति शासन की बात करी गई है और ये राज्यों में लगाया जाता है। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के प्रबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। मतलब 2 रीजन है। देखिए, या तो जो राज्य का जो राज्यपाल है वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे कि जो राज्य का शासन है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, एक कारण तो है। या फिर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि जो राज्य का जो शासन है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। तो इसमें दोनों ही कारण हो सकते हैं, या तो राष्ट्रपति सुमोटो या फिर राज्यपाल की रिपोर्ट। ठीक है। तब ऐसा लगता है तो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर सकता है उस द्वारा उस राज्य सरकार के सभी या फिर कोई कृत्य या फिर शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती है। जब जो राज्य में राष्ट्रपति जब शासन लगता है तो जो राज्य की टोटल शक्तियां हैं विधान बनाने की, बजट पास करने की, सब राष्ट्रपति के अंतर्गत आ जाती है। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री एक चीज है कि जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद होती है वो हट जाती है और जो कंपलसरी है, क्योंकि अगर मंत्रिपरिषद बनी होगी तो राष्ट्रपति शासन लग ही नहीं सकता। इसलिए जब भी राष्ट्रपति शासन लगता है तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली जो मंत्रिपरिषद है वो विघटित हो जाती है। एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो उसकी विधायिका है उसका विघटन हो भी सकता है और नहीं भी, जरूरी नहीं। इस दौरान संसद राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियों जैसे बजट प्रस्ताव पारित करने सहित का प्रयोग कर सकती है। ठीक है। तो जो बजट वगैरह जो पहले विधायिका पारित करती थी अब उससे संसद करेगी। इस प्रकार की उद्घोषणा जारी रहने के
2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। मतलब हमने देखा था कि जैसे जो राष्ट्रपति शासन था, जब वो लगाया जाएगा तो 1 महीने के भीतर संसद से और स्पेशल मेजोरिटी से यानी विशेष बहुमत से क्या होगा, अनुमोदन, जिससे उसका दुरुपयोग ना हो। यहाँ पे भी अनुमोदन चाहिए, बट यहाँ पे जैसे वहाँ पे 1 महीने था तो यहाँ पे 2 महीने के अंदर, और वहाँ पे जो विशेष बहुमत था यहाँ पे कैसा, तो बस सामान्य बहुमत, कहीं पे विशेष बहुमत नहीं लेगा, सामान्य बहुमत। ठीक है, तो ये मेनली अंतर है। इसके बाद यदि उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। उसी तरीके से जैसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है 6 महीने के बाद, अगर प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से किसी भी दशा में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक ही बढ़ाया जा सकता है। मतलब इसमें क्या है, तो जो राष्ट्रपति शासन था उसे 6 6 माह करके कितनी बार, उसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है, बट इसकी अधिकतम सीमा है इसे 3 वर्ष की अवधि तक ही लागू किया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। और इससे अधिक लागू किया जाता है तो फिर इसके कोई कारण बताने होंगे। जैसे परंतु राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य और उसके किसी भाग में प्रवर्तन होने पर तथा निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा हेतु आम निर्वाचन कराना संभव न होने के प्रमाणन पर ही इस अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मेनली 1 वर्ष तक ही होता है। अगर 1 वर्ष से आगे बढ़ाना है तो इसके 2 कारण होने चाहिए, या तो पूरे देश में या फिर देश के किसी भी भाग में या फिर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो 1952 के तहत, या फिर जो निर्वाचन आयोग है वो ऐसा प्रमाण दे कि अभी जो सिचुएशन है उस समय में जो राज्य की विधायिका है उसका निर्वाचन कराना संभव नहीं, तभी इसे 1 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है, वरना नहीं। पंजाब में सबसे पहले, अच्छा आपको ये प्रश्न बताना है कि सबसे पहले जो राष्ट्रपति शासन है वो कहाँ पर लगा था। पंजाब राज्य में वर्ष 1987 में, कब, 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की जो अवधि संविधान संशोधनों द्वारा आगे 5 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था। तो पंजाब जो ईस्ट पेप्सू कहते हैं, सबसे पहले वहां पे क्या लगा था, राष्ट्रपति शासन लगा था, और संविधान संशोधनों के माध्यम से कितना 5 साल तक इसे खींच ले गए थे। ठीक है, पेप्सू में, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला वाला जो क्षेत्र था उसमें राष्ट्रपति शासन का जो प्रस्ताव है, देखिए दिया हुआ सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित। तो यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, न कि विशेष बहुमत की। ठीक है, तो जो है राष्ट्रपति शासन। अब इसे वापस करने की बात, तो वापस कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि लोकसभा की सहमति कि राज्यसभा की सहमति। इसके बाद अब जो तीसरा है वो है अनुच्छेद 360, जिसमें हमने बात करी थी कि राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के तहत वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान उल्लिखित है। राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत में या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है, तो वह वित्तीय आपातकाल, देखिए इसमें 2 रीजन है, या तो पूरे भारत में या फिर कोई क्षेत्र भी हो सकता है। इसी तरीके से जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उसमें भी पूरे भारत और किसी क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। तो फिर क्या होगा कि व्यक्ति एक से की घोषणा कर सकता है। ठीक है, इस घोषणा को जारी रहने के 2 माह, जैसे अनुच्छेद 356 के तहत 2 माह में स्वीकृति देनी, उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना। स्वीकृति कैसे, तो सिंपल मेजोरिटी यानी सामान्य बहुमत से।
सामान्य बहुमत का मतलब होता है कि 50% +1 उपस्थित और मतदान करने वाला। संसद की सामान्य बहुमत से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस न लिया जाए। मतलब इसमें ये जैसे अनुच्छेद 352 और 356 के तहत हर 6 महीने में अनुमोदन की जरूरत थी, तो इसमें अनुमोदन की जरूरत नहीं। और जो अनुच्छेद 356 के तहत अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जाता था, परंतु अनुच्छेद 360 का जो वित्तीय आपातकाल है वो अनिश्चित काल तक कभी तक भी लागू किया जा सकता है जब तक सामान्य स्थिति नहीं हो जाती। ठीक है, तो दो इसमें अंतर है और सामान्य बहुमत से इसे 2 माह के अंदर बस एक बार ही करना है, बार बार अनुमोदन की जरूरत नहीं। वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर यानी राज्य के जो सभी वित्तीय मामले हैं उस पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। हालांकि अभी तक कभी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है, तो एक बहुत अच्छी चीज है कि इंडिया में अभी तक वित्तीय आपातकाल की जरूरत ही नहीं पड़ी है। KM नाम्बियार के अनुसार राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है वो संविधान के साथ धोखा है। अभी कह रहे हैं कि धोखा है। धोखा इस वजह से कि जब आपातकाल लागू होता है तो पूरी शक्ति केंद्र के नियंत्रण में पहुंच जाती है, जो संघीय प्रावधानों के विरुद्ध है। मूल संविधान में अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया। तो जो मूल संविधान था उसमें 3 तरीके के शब्द थे, एक तो युद्ध, एक बाह्य आक्रमण और एक था आंतरिक अशांति। पर 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, उसमें आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। अनुच्छेद जो 355 है उसके तहत संघ का कर्तव्य है। तो अनुच्छेद 355 में संघ का यानी संघ के कर्तव्य दिए गए हैं कि वो बाह्य आक्रमण से और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। इसीलिए अनुच्छेद 356 में जब शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलता है तो फिर राष्ट्रपति शासन और बाह्य आक्रमण होता है तो फिर राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो ये रहे नोट्स। अब भाग 20 में दिए गए, सॉरी एक सेकंड, भाग 18 में प्रावधान थे और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो 352 से 360 तक। ठीक है, तो ये भाग 18 में दिए गए। तो हमने देख लिए कि 352 में क्या है और 360 में क्या है, 356 में, 355 में संघ के कर्तव्य है। अब हम इससे संबंधित जो प्रश्न है उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकाल की सोच है? तो 3 प्रकार की। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, एक बार और देख लो कि भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन और तीसरा अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। ठीक है, अब जो अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व या फिर कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक शांति से राज्यों की रक्षा करे? तो हमने देखा था कि अभी अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है, 356 राष्ट्रपति शासन की बात करता है और 360 वित्तीय आपातकाल की बात करता है। अनुच्छेद
352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि हमने देखा था कि भारतीय संविधान के जो मूल संविधान था उसके अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति शब्द दिया गया था, जैसे हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया था। अनुच्छेद 355 में संघ का कर्तव्य है जो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के बंधनों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। इसके साथ ही अनुच्छेद 356, यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर, हमने देखा था या तो राज्यपाल से रिपोर्ट हो या फिर अन्यथा समाधान हो जाए सुमोटो से, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिससे उस राज्य का जो शासन है वो संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो फिर राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अनुच्छेद 360, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हुई जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है। अगला है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस में है? तो हमने देखा था अनुच्छेद 355। ठीक है। अनुच्छेद जो 275 है उसमें अनुदान की बात करी गई है, और अनुच्छेद जो 325 है वो निर्वाचन से संबंधित है। 215 हाई कोर्ट से संबंधित है जो अभिलेख न्यायालय की बात करता है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 372 के तहत। अनुच्छेद 371 में जो 10 राज्य हैं उनके लिए विशेष प्रावधान है। 370 में जम्मू कश्मीर से संबंधित था जो अब हटा दिया है। 395 में विशेष प्रावधान दिए गए जैसे नाम वगैरह संविधान के। ठीक है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। तो इसके 3 कारण देखे थे हमने। एक तो बाह्य आक्रमण हो तो सही है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। दूसरा आंतरिक अशांति, तो देखिए आंतरिक अशांति अब हमने चेंज कर दिया है तो नहीं लगाई। सशस्त्र विद्रोह कर दिया है तो ये सही है। और सांप्रदायिक संघर्ष ऐसा कोई है नहीं, इस तरीके से ऑप्शन डी। दूसरा कौन सा था? युद्ध, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्न में से कौन नहीं है? तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन है। तो युद्ध है एक, तो बाह्य आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक शांति को खतरा नहीं है क्योंकि हमने 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द रख दिया है। ठीक है। इसके बाद राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन युद्ध घोषणा कर सकता है तो ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, मतलब युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, हथियार बंद विद्रोह, इसे हम सशस्त्र विद्रोह कहते हैं। ठीक है। तीनों सही है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो हमने देखा था बाह्य आक्रमण, आंतरिक शांति नहीं है
राज्यों में संवैधानिक संकट की विफलता और आर्थिक संकट, तो ये सही है। पहला दूसरा, पहला तीसरा चौथा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, तो 3 कारण, ठीक है। इसके बाद दिया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो: युद्ध के कारण, सही; सशस्त्र विद्रोह के कारण, ये भी सही है; विदेशी आक्रमण के कारण, तो ये भी सही है; आंतरिक, ये हमने फिर हटा दिया, मैं बता देता हूँ आपको, एक सेकेंड। 1978 सशस्त्र विद्रोह, उस तरीके, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। देखिए ऐसा प्रश्न छत्तीसगढ़ में दिया है, बहुत सिंपल प्रश्न है। अगर आप देखो तो ये कह रहा है कि अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही, तो राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जा सकता है, सही। 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए, तो गलत है, तो 2 माह नहीं, 1 माह। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए, ये सही है। संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, तो ये गलत है। संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, ये सही है। साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है, ये भी सही है। 2/3 से इसे वापस, तो गलत है। संयुक्त अधिवेशन, ऐसा कुछ नहीं। तो जो मैंने आपको सही सी बताए उसमें पहला, तीसरा, 5वां, 6वां, तो इसको देख लेते हैं एक बार। अनुच्छेद जो 352 है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, 3 कारण। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश चाहिए, उसके आधार पर राष्ट्रपति उसकी घोषणा करता है। राष्ट्रीय जो आपातकाल की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति चाहिए। इसके साथ जारी रखने का जो अनुमोदन है, संकल्पों को संसद में प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या, बहुमत और उस उपस्थित मतदान, मतलब विशेष बहुमत से 2/3, ठीक है। उद्घोषणा को संसद वापस साधारण बहुमत से, वही मैंने आपको कई बार बता दिया, तो फिर बताने का कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अब है कि संसद द्वारा संकट काल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था 1 माह। पहले 2 माह था, अब 1 माह कर दिया है। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, 1 माह के भीतर, ठीक है। संघ एवं राज्यों के बीच करों का विभाजन संबंधी प्रावधान को वित्तीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। एक बार हम 2 ऑप्शन और देखते हैं, तो देखिए वही है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। तो संघ राज्यों के बीच करों के विभाजन, राज्य राजस्वों के वितरण संबंधी अनुच्छेद 268, 279, ये सब टैक्सेस से संबंधित है, के प्रावधानों को राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा की स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 354 के तहत राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबित या फिर उस आदेश में निर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन प्रभावी किया जा सकता है। निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि अनुच्छेद जो 358 है उसके तहत अनुच्छेद 19 के जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है वो अपने आप, 359 में अन्य जो मूल अधिकार है इनको छोड़कर अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त 356 में राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 13 में विधि शब्द की परिभाषा दी गई है मूल अधिकारों में, ठीक है, हमने पढ़ी थी अच्छी तरह। तो जो 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था, उसके पश्चात अब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने की स्थिति में
राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश द्वारा जारी कर अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी नहीं। भाग 3 में जो अन्य मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित, देखिए मूल अधिकार निलंबित नहीं होते, बस इनका कार्यान्वयन जो हमने देखा था कि अनुच्छेद 32 और 226 के तहत जो रिट के माध्यम से न्यायालय जा सकते हैं वो समाप्त हो जाती है। बस युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर अनुच्छेद 19 में भी स्थगित हो जाता है, परंतु 358 के तहत स्वतः हो जाता है। तो अनुच्छेद 19 359 में भी हो जाता है, मगर 358 जो बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर स्वतः हो जाता है। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति है मूल अधिकारों को अनुच्छेद 21 में बढ़े, तो ये तो गलत है। अब तो इस आंसर देखना पड़ेगा हमें इसका सीधा, क्योंकि उसमें स्पष्ट नहीं दिया। तो युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के आधार पर अनुच्छेद 362 के तहत आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत 19 में जो बढ़ित मूल अधिकार है स्वतः ही, तो इसके लिए अलग से मैंने बताया था आपको कि अलग से कोई सूचना देने की जरूरत नहीं है। जबकि जो अन्य मूल अधिकार हैं 20 और 21 कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि इनका प्रावधान 44वें संविधान संशोधन से वो छोड़कर निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को 359 के तहत प्राप्त है, जिसमें अनुच्छेद 21 है। इसमें हमने देखा था कि 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, और इसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। किसी में अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किए जा सकते, चाहे वो अनुच्छेद 358 हो चाहे 359। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। साथ ही सशस्त्र विद्रोह के कारण ही आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत तब इसे निलंबित कर सकते हैं। इस प्रकार ACD सही। ठीक है, इसके बाद मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों में के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपातकाल लागू होने के दौरान निलंबित नहीं हो सकते। तो हमने देखा था कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। 16 में जो शिक्षा होती है, अपनी नौकरियों में आरक्षण की बात, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात करी है, अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की बात करता है, अनुच्छेद 15 विभेद के प्रतिबंध की बात करता है, अनुच्छेद 14 में कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध की बात करी गई है, और अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो देखिए जल्दी नहीं लगाना आपको, अनुच्छेद 21-22 नहीं, अनुच्छेद 20 और 21। 20 अपराधों के संबंध में वो संरक्षण की बात करता है, अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार की बात करता है, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 20 यही है, 22 में गिरफ्तारी वगैरह में व्यक्तियों के क्या क्या अधिकार होंगे, 21 में जीवन अधिकार, 14 में समानता का अधिकार, 15 में विभेद का प्रतिषेध जाति धर्म प्रजाति लिंग जन्म स्थान आदि के आधार पर। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि तो आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई गई। ये भी अगर पूछे वो तो कौन सी लोकसभा की, तो 5वीं लोकसभा की जो अवधि है वो 5 से 6 वर्ष करी थी, 5वीं की। ठीक है, अनुच्छेद 352 के तहत लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक की नहीं होगी, तथा राष्ट्रीय आपातकाल के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा, मतलब 6 माह तक। ठीक है, आपातकाल
में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है तो संसद के द्वारा, ठीक है, और वो एक बार में 1 वर्ष के लिए। संविधान के अनुच्छेद 172 के अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा, जब अनुच्छेद 352 के तहत जो आपातकाल लगता है, प्रवर्तन में रहने की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य की विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए ऐसे अधिक के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर किसी भी दशा में 6 माह से अधिक उसका विस्तार नहीं हो सकता। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। तो ये बात कर रहा है 1975 में जब आपातकाल लगा था, तो 25 जून 1975। आज हम 25 जून को क्या मनाते हैं, कौन से दिवस के रूप में मनाते हैं, बताइए। तो भारत के तत्कालीन उस समय जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। उन्होंने 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर आंतरिक अशांति के आधार पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की उद्घोषणा की घोषणा की, जिसे 26 जून 1975 को भारत के गजट यानी राजपत्र में प्रकाशित किया गया। अब अभी कथन दे रहा है कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। ठीक है, संघात्मक मतलब एक से अधिक सरकार विद्यमान है, सही है। अनुच्छेद 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा में प्रावधान है, तो गलत है, 352 नहीं 356। ठीक है, इस तरीके कथन 3 ये सही है, कारण गलत है। भारत के संविधान के स्वरूप का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया है, जैसे अर्ध प्रसंगी तथा एकात्मक प्रसंगी का अद्भुत समन्वय कहा जाता है, तथापि इसका स्वरूप मूलतः संघात्मक। तो अर्ध प्रसंगी जो आपातकालीन प्रावधान है उन्हीं की वजह से इसे अर्ध प्रसंगी या फिर केंद्र को जो अधिक शक्ति दी गई है, जो आपातकालीन है वो भी केंद्र पे ही अधिक शक्ति है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल जो 3 आधार युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में के समय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का प्रावधान है, जबकि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की जो विफलता है वो राष्ट्रपति शासन संबंधी जो प्रावधान 356। ठीक है। प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो गवर्नर। तो गवर्नर की अगर रिपोर्ट है या फिर सुमोटो, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगे, तो 2। तो अनुच्छेद 356 के तहत भारत में जो राष्ट्रपति शासन है वो प्राय गवर्नर या राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, मतलब 356 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का जो शासन है इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्तियां अपने हाथ में ले सकता है। ठीक है। अब है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 356 है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है,
368 में संविधान संशोधन की बात करेगी, ठीक है। 370 जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो अब हटा दिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? तो वो जम्मू कश्मीर था पहले, वो अब हटा दिया है, अब सभी जगह लग सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था। भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति थी उस समय, आपको पता हो, तो 370 को देखते हुए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन के अतिरिक्त जम्मू कश्मीर के संविधान के भाग 6 के जो सेक्शन 92 है, उसमें संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल शासन लगता था उस समय, ये था, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर हमने पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संघराज्य क्षेत्र है, तो उसके लिए वो प्रावधान है। प्रश्न में मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हटा, गलत है, कुछ नहीं है इसमें। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का प्रयोग किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो उस राज्य के जो विधानमंडल की शक्तियों को कौन, तो हमने बताया था कि संसद या फिर उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्यों, तो जैसे बजट है आदि जो प्रावधान है उस संसद लागू करेगी, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रपति है द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करने का प्रावधान यह रहता है कि उस राज्य की सरकार के सभी या फिर कोई कृत्य या राज्यपाल राज्य के प्राधिकारी या फिर निकाय में निहित या उसके द्वारा क्या होगा प्रयोज्य सभी या फिर कोई शक्ति, मतलब या तो राष्ट्रपति या फिर राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके माध्यम से अपने कार्यों का निर्वाहन करता है। उसमें राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य के जो विधानमंडल की जो शक्तियां हैं उस संसद उनका क्या कर सकती है, प्रयोग करेगी। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की स्थिति में राज्यपाल की जो विधानसभा स्वतः निलंबित नहीं होती। मैंने आपको बताया था कि मंत्रिपरिषद विघटित हो जाती है, बट जो विधानसभा है वो निलंबित नहीं होती। अब तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे भंग कर सकता है अथवा उसका निलंबन कर सकता है। उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 19 में राज्य में संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन युद्ध, बाह्य आक्रमण के आधार पर जारी आपात उद्घोषणा के समय स्वतः निलंबित, कब 358 लेकिन अनुच्छेद 356 की, तो मूल अधिकार वो सब राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अगर उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों को होना आवश्यक नहीं, तो मैंने देखिए आपको बताया भी था और एक बार प्रश्न भी है। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य विधानसभा का विघटन सही है, जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि इसका जरूरी नहीं है, ठीक है। राज्य की मंत्रिपरिषद का हटाया जाना तो ये तो गलत है, क्योंकि इसका तो हो नहीं है कंपल्सरी। स्थानीय निकायों का विघटन नहीं होता, तो केवल 1 और 3, ठीक है, केवल मंत्रिपरिषद विघटित होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, देखिए राष्ट्रपति शासन की जगह संविधान में संवैधानिक तंत्र की विफलता शब्द प्रयोग किया है, न कि राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार की जो शक्ति हैं उन्हें अपने हाथों में ले सकता है
वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है, उसके ऊपर एक निलंबित कर देता है, हटा देता है। राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में जो राज्यपाल है वो राज्य का जो सचिव होता है उसकी सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। इसके अतिरिक्त जो राष्ट्रपति है वो राज्यसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है, विघटित कर सकता है, निलंबित कर सकता है, हालांकि ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति शासन योजना का कोई परिणाम नहीं, स्थानीय शासन पर कोई परिणाम नहीं। ठीक है, जो भी सेपरेट अलग होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। ठीक है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दुर्लभों किया जा सकता है, तो ये भी सही है, पहले नहीं किया जा सकता था। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है, तो गलत है, क्योंकि इसके लिए हमने देखा था कि स्वतः वो निलंबित नहीं होती। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन, तो सही है, जो हमने देखा था कि 2 माह के भीतर होना चाहिए, 2 मंथ, और सामान्य बहुमत। ठीक है, तो देखिए 1994 केस आया था, SR बम्बई बना भारत संघ। उसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 से संबंधित जो उद्घोषणा होती है उसका न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, मतलब उसकी जांच की जा सकती है कि भाई सही आधारों पर लगाए कि नहीं लगाए, तथा उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग नहीं होगी, ये भी कहा था उन्होंने, जब तक कि ऐसी उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन नहीं किया जा सकता। मतलब संसद अगर अनुमोदन कर देगी उसी के बाद विधानसभा भंग होगी, उससे पहले नहीं। इसमें यह भी निर्धारित किया गया कि संवैधानिक तंत्र की विफलता यथार्थ में होनी चाहिए, न कि कल्पित, क्योंकि आपने देखा होगा कि विद्वेष की भावना से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता था। एक सेकंड हम देख लेते हैं इसमें कितने प्रश्न और हैं। 32, ठीक है, ज़्यादा नहीं बचे, कितने, तो इसमें 34 या 35 प्रश्न, इनको और देख लेते हैं, तो फिर हमारा एक चैप्टर यहीं पे क्लियर हो जाए। कहाँ पर थे, यहाँ पर थे। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो जो राष्ट्रपति शासन है वो अधिकतम लगाया जा सकता है, हमने देखा था 3 वर्ष। तो जो संविधान में अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन है प्रत्येक 6 माह पर हमने देखा था दोनों सदनों द्वारा पारित, अधिकतम कब तक 3 माह तक प्रवर्तन हो सकता है। बट 1 वर्ष के लिए हमने बताया था 1 वर्ष से आगे बढ़ाना तो या तो संपूर्ण भारत या राज्य या फिर किसी भाग में आपातकाल लगा हो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, या फिर निर्वाचन आयोग प्रमाणित करे कि चुनाव कराना संभव नहीं। मई 1987 में पंजाब में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि संवैधानिक संशोधनों द्वारा 5 वर्ष बढ़ा दी गई थी। ठीक है, अब जी 2019 तक लागू की गई, ये देख लेते हैं सीधा इसका, अब व्याख्या देखिए। दारूनिश तक जैसे उत्तर प्रदेश देख लीजिए 9 बार, बिहार में 8 बार, उड़ीसा में 6 बार, मणिपुर में 10 बार। बहुत मिसयूज हुआ है इसका, अब थोड़ा कंट्रोल हो जाए न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया जा सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पेप्सू में मैंने आपको बताया भी था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन है सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन जो पंजाब में और फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब यूनियन, जिसे हम पेप्सू कहते हैं, राज्य में लागू किए गए थे। उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन में पेप्सू का संघ का पंजाब में विलय कर दिया गया। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, पेप्सू। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपातकाल की घोषणा 2 मास की समाप्ति पर
प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा अनुमोदन नहीं कर दिया जाता। तो सही है, मैंने आपको बताया था कि 2 माह के अंदर अनुमति देनी होगी, बस एक बार, फिर अनिश्चित काल के लिए लागू रह सकता है। यदि वित्तीय आपातकाल प्रवर्तन में हो तो जो भारत का राष्ट्रपति है उस संघ के कार्यकलाप के संबंध में जो सेवा करने वाले कोई भी सभी या फिर किसी वर्ग के व्यक्तियों जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतन भत्तों में कमी करने का, तो ये गलत है, ये भी आते हैं, ठीक है, किसी के भी वेतन भत्तों में कमी कर सकता है, इसलिए ऑप्शन ए सही। तो इसमें कुछ नहीं दिया है, इसमें ये दिया है कि 360 के तहत अगर वो भारत या राज्य क्षेत्र में लगा है तो उसके 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति होती है, ठीक है, वरना वो फिर हट जाएगा। और 360(4) के तहत वो वेतन भत्तों सभी में, जिसमें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की सभी चीजें, मतलब कोई व्यक्ति आ सकता है उसमें जो सरकार में जॉब कर रहा है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ है? तो अनुच्छेद 360 का अभी तक नहीं हुआ है, 356 में राष्ट्रपति शासन, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। अब बताना है आपको कि अनुच्छेद 60 में क्या है, राष्ट्रपति से संबंधित है ये भी। तो 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित उपबंध है, अभी तक प्रयोग नहीं हुआ। इसका अगर राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है या फिर स्थिति पैदा हो जाती है, वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तो फिर घोषणा कर सकता है। देखिए मैं आपके लिए सरल बना रहा हूँ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं आपको। 352 के अनुसार अगर समाधान हो जाता है कि स्थिति देखिए गंभीर या तो विद्यमान है फिर होने की वाली है, इसके 3 युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, संकट हो सकता है, तो राष्ट्रपति कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक 3 बार, एक बार और देख लीजिए, 62, 71 और 75। 356 में संवैधानिक तंत्रों के विफल जो राज्य में होता है राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की बात करेगी। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार, देखिए आपको घुमा सकता है तो कभी नहीं, आपको ध्यान रखना। और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार। कमेंट में लिख के बताइए कब कब। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है संविधान के साथ धोखा है? तो हमने लास्ट में देखा था ना, वो कौन थे, तो नाम्यार थे, ठीक है, के एम नाम्यार। के एम नाम्यार ने संविधान में उल्लिखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। इस तरीके से हमने इसके प्रश्न भी देख लिए। अब आपके लिए राष्ट्रपति शासन से आपातकाल से कोई भी प्रश्न बनता है तो आप, मुझे लगता है, इजीली सॉल्व कर लोगे। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप एक बार इसे और दोबारा देख लीजिए या दोबारा देख लेना तो क्लियर हो जाए, ठीक है। कैसा भी प्रश्न बने, कहीं भी बने और कितने भी क्वेश्चन बन जाए आप सॉल्व कर लोगे। तो आज के लिए हम इसे यहीं पे होल्ड करते हैं। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दो, शेयर भी कर दो। अगर नेट या फिर पॉलिटी से संबंधित जो भी आपको कहीं भी तैयारी करनी है तो आप रामप्रसाद यूजीसी नेट पर कर सकते हो। आईएएस अगर पीसीएस को टारगेट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, जाइए, रामप्रसाद आईएएस के नाम से चैनल है, उस पर जाइए। और मैंने रामप्रसाद न्यूज एंड एनालिसिस जो RNA उसके नाम से एक और चैनल बनाया है, यहाँ पे हम न्यूज से संबंधित आपको रोज अपडेट करते रहेंगे। अभी उस पर एक ही वीडियो डालिए, धीरे धीरे हम उस पर आगे कंटिन्यू काम करेंगे, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको PDF इससे संबंधित PDF या जो भी कंटेंट चाहिए और आपको रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई भी न्यूज़पेपर, लगभग 10 से 15 न्यूज़पेपर रोज डालता हूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, रामप्रसाद IAS के नाम से टेलीग्राम है, उस पर जाइए। और वहाँ पे आपको रोज पर डे न्यूज़पेपर, हिंदी इंग्लिश कोई भी न्यूज़पेपर जो ऑल ओवर इंडिया में आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर वगैरह सब मिल जाएंगे। डेली अपडेट होता है उस पर। अब जो भी हम यहाँ पे क्लास में कराएंगे उसकी PDF भी आपको वहीं पे मिलेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।
चलिए फिर हम कल एक बार फिर मिलेंगे और कल हम वित्त आयोग देखेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।